लखनऊ और दिल्ली के बीच की दूरियां भी किसी से छिपी हुई नहीं है। इस बीच पंकज चौधरी क्या भूमिका निभाने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले भूपेंद्र चौधरी थे, अब खाली नाम बदला है, सरनेम वही है, तो कोई फर्क पड़ने वाला है या फिर कुछ और, किस तरह से देखे जाए? हाँ, धन्यवाद हिमांशु जी। दिनेश जी ने बहुत सी चीजें बता दी है। और देखिए, अभी ये जो आज मामला आया है, ये हम्म, लगभग तय था कि सिलेक्शन का ही नाम आएगा, इलेक्शन का नाम नहीं आएगा। भले ही इलेक्शन की बात कर रहे हो, बीजेपी हमेशा कांग्रेस पर ये वार करती है कि वहां सिलेक्शन चलता है, लेकिन बीजेपी का भी अगर हम 30 साल का इतिहास देखें, कुशाभाऊ ठाकरे से लेकर के जेपी नड्डा तक, तो वहाँ हम्म, सिर्फ सिलेक्शन ही हुआ है। अगर राज्यों की बात करें, यूपी के अंदर भी आप देख लीजिए, पिछले 30 साल के अंदर कल्याण सिंह से लेकर के पंकज चौधरी तक, महाराष्ट्र में देख लीजिए आप प्रमोद महाजन से लेकर अब तक सिर्फ सिलेक्शन ही चला है। लेकिन आरोप के तौर पर ये लगातार कांग्रेस पे ही हमला करते जाते हैं। मैं कांग्रेस की तारीफ में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जो आरोप बीजेपी लगातार लगाती आ रही है, उनके अंदर वही होता है। सिर्फ ये होता है कि कांग्रेस के अंदर परिवार वारवाद का नाम आ जाता है, और यहाँ पर हाईकमान या तो आरएसएस के मुखियाओं का नाम आ जाता है। कुल मिलाकर के अगर आप पूरा देखोगे, तो पूरा मंत्र जो है एक ही है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। इस पूरे मामले को लेकर के देखिए, सबसे बड़ी जो चीज जो मुझे समझ में आ रही है वो ये है कि दिल्ली ये चाहता है, भले ही ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो दिल्ली से उनकी घनिष्ठता है, वो करीब हो जाएगा, 2027 का इलेक्शन है, लेकिन कहीं ना कहीं वो योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक तरीके से वॉच रखने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, और उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी मुखिया जो है उनका ही है। देखिए, जिस हम्म, तरीके से पिछले दिनों नड्डा को लेकर के बात चल रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की अब तक फाइनल नहीं हुआ है, उसकी वजह ये है कि आरएसएस और बीजेपी दोनों ही चाहते हैं कि हमारा मुखिया है। इसी हम्म, तरीके से इस बार यूपी के अंदर जिस तरीके से जो घमासान चल रहा था, योगी आदित्यनाथ और दिल्ली जो है वो खास करके गुजरात लॉबी ये चाह रही थी हमारे लोग आए, और उसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि पंकज चौधरी को लाने की जो बात हुई है, उसके अंदर बहुत हद तक वो सफल भी रहे। ऐसा नहीं है कि नाम और नहीं चल रहे थे, स्वतंत्र देव सिंह का चल रहा था, फिर मैं अगर बात करूं दिनेश, ब्राह्मण लॉबीज के अंदर चल रहा था, बेबी रानी मौर्य जो कि दलित नाम के अंदर आता है। तो सारे ही लोगों को हटा करके कुर्मी नाम को लाया गया है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तो वो दिल्ली से करीब है, दूसरा एक तौर पर योगी आदित्यनाथ को मुझे ऐसा लगता है कि बैलेंसिंग करने के लिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि उसे पूरी तरीके से दबाने की कोशिश कर सकते हैं वो, लेकिन कई हद तक वो बैलेंसिंग की कोशिश कर सकते हैं, कई चीजों को अपना काम निकाल सकते हैं। इन सारी ही चीजों को लेकर के दिल्ली की जो कोशिश है वो सामने नजर आ रही है। निर्विरोध यानी कि साफ तौर पर है कि एक फैसला आया होगा कि कोई फॉर्म नहीं भरेगा। ऐसा नहीं है कि फॉर्म भरने के इच्छुक नहीं थे, काफी लोग थे। हरीश द्विवेदी की बात करूं, सुनील बंसल की बात करूं, काफी लोग जो है इस रेस के अंदर मौजूद हैं। लेकिन यहाँ भी जो फैसला है वो सिलेक्शन का और हाईकमान के ही नाम पे चलता है, जिसको लेकर के ये नाम साफ हो गया पंकज चौधरी का। वो कल औपचारिक तौर पर 14 तारीख को डिक्लेयर होना था, लेकिन निर्विरोध आज ही वो आप समझ सकते हैं कि वो एक तरीके से घोषित हो चुका है, हिमांशु जी। हम्म। अच्छा, योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर से, अब अध्यक्ष भी गोरखपुर से, केशव प्रसाद मौर्य की राजनीति पर कोई फर्क पड़ेगा इससे, आपको लग रहा है कुछ दबाव महसूस करेंगे? ये योगी जी के फेवर में तो नहीं जा रहा है? नहीं, मुझे मुझे ऐसा नहीं लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर कोई दबाव फिलहाल आएगा, क्योंकि वे उनके हम्म, रिश्ते अच्छे हैं फिलहाल, जहां तक मैं समझता हूँ ये हम्म, है। लेकिन इस लड़ाई का आगे चल करके 2027 से पहले मुझे लगता है कि अब बहुत उलटफेर और भी होने बाकी है। संगठन के अंदर काफी लोग जो है वो ऐसे नाम आएंगे जिसकी योगी आदित्यनाथ ने कभी कल्पना नहीं की होगी। तो अब हम्म। अध्यक्ष के साथ के अंदर जो संगठन बनाया जाएगा, संगठन के अंदर जो लोग लाए जाएंगे, वो कितनी बड़े नाम आते हैं, उससे क्या अहम भूमिका होती है, वो देखना होगा। फिलहाल केशव प्रसाद मौर्य को लेकर मुझे नहीं लगता है कि कोई खतरा नजर आ रहा है। केशव प्रसाद मौर्य नहीं, लेकिन जो संतुलन बनाने की जो बातें हो रही हैं, क्या राजनीतिक तौर पर संतुलन? देखिए, 24 का जो चुनाव हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका था। अखिलेश यादव ने अपने पीडीए के नारे के तहत कह लीजिए, या फिर उत्तर प्रदेश में थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, जो नतीजे आए वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं रहे। तो भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी कि 27 से पहले वहीं जो 2019 में 2017 में जो सिस्टम बना, 2022 में जो सिस्टम बना, वही बन जाए। तो उसके लिए क्या कंपेटेबल लग रहे हैं आपको पंकज चौधरी वो भूमिका निभाने के लिए? देखिए, कोशिश तो बीजेपी की जरूर है, लेकिन अगर बात की जाए सच्चाई की, तो राहुल गांधी ने भी जिस तरीके से सारी चीजों को लेकर उजागर किया था, तो उसके अंदर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट को भी खतरा बता दिया था। उसको भी एक तरीके से जो जीत बताई है हम्म, वो ईवीएम की जीत बताई है।
और अगर मैं यूपी को छोड़ दिए, यूपी के अलावा कई अन्य राज्यों की बात करूं, जहां हाल फिलहाल में जिस तरीके से जीत हो रही है, जिस तरीके से एफआईआर किया जा रहा है, जिस तरीके से नाम निकाले जा रहे हैं, जिस तरीके से डमी वोटिंग की जा रही है, तो ये हम्म। साफ संकेत है कि 2024 के अंदर भी जो है इस तरह की, माफ कीजिएगा, 2000 आने वाले 27 के अंदर भी जो इलेक्शन होगा और जिस तरीके से एफआईआर वगैरह चल रहा है, जिस तरीके से नाम काटे जा रहे हैं, तो ये साफ है कि एक तरीके से ईवीएम की भी जीत ली जाए, एसआईआर को भी लिया जाए, और संगठन को मजबूत करने की जहां तक बात है, तो उसको लेकर के मुझे ऐसा लगता है कि संगठन से ज्यादा योगी आदित्यनाथ पर ये अ, नकेल कसने की कोशिश जरूर की जाएगी, क्योंकि जीत जो है वो उनको पता है कि जीतने का मंत्र जो है वो पिछले 2024 के बाद वो समझ चुके हैं क्या है, वो एसआईआर की शक्ल में हो या ईवीएम की शक्ल में हो या फर्जी वोटर्स की शक्ल में हो, तो इन सारी चीजों को लेकर के वो पूरी तरीके से निश्चित है। लेकिन उनको डर जो है कि योगी आदित्यनाथ पहली बार जिस तरीके से मुख्यमंत्री बने थे, जिस दादागिरी से बने थे, वो सभी लोग जानते हैं। तो ये डर हम्म। है कि आने वाले दिनों के अंदर संगठनों के साथ के अंदर या पार्टी के साथ कोई ऐसा तोड़ न पैदा कर दे जो बीजेपी के लिए मुसीबत बन जाए। भारतीय जनता पार्टी खासतौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर अब वो हिंदू मुसलमान वाला जो फैक्टर था उसको धीरे धीरे कम करते हुए वो मतलब अब जो है जातिगत राजनीति इस पर ज्यादा फोकस्ड होना चाह रही है। और जो अब नियुक्तियां आने वाले समय में और भी होंगी वो भी इसी अकॉर्डिंग होंगी कि कौन किस वर्ग को साध रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव एक फॉर्मूला लेके काम कर रहे हैं और उस फॉर्मूले के तहत वो अपनी रणनीति पर ध्यान दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी या फिर योगी आदित्यनाथ जिस चीज में माहिर है हिंदू मुसलमान करने में, वो राजनीति कहीं ना कहीं फेल हुई है। पिछले दिनों हमने देखा फैजाबाद की सीट तक हार गया, मतलब राम मंदिर से बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी कुछ रहा नहीं है। तो वो वहां पर भी अगर फेल हो रहा है तो फिर रणनीति अब बदल रही है। ये जो चक्का है ये दूसरी तरफ घूमने लगा है शायद। नहीं हिमांशु जी, ये हिंदू मुस्लिम तो मॉर्निंग का ब्रेड बटर है, सवाल ही नहीं उठता है उसको हटाया दिया, है ना, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। और आज भी आप देखिए जो संसद चल रहा था, 150 साल के बाद वंदे मातरम लाने की वजह क्या थी हाउस के अंदर? अगर हिंदू मुस्लिम हटाया जाता तो मुझे नहीं लगता है कि वंदे मातरम को लेकर के इस बहस होती इतना, और इस तरह का मामला आता। देखिए ये बात ठीक है कि यूपी के अंदर यादव वोट की जो संख्या है 9-10% है, और कुर्मी वोट जो तकरीबन 7-8% है। तो एक समीकरण बिठाने की बात जरूर की जाती है कि यादव और डोमिनेंट ओबीसी वगैरह इस तरह आप कर सकते हो कि पूर्वी कुर्मी और इन सारी चीजों को लेकर ये कहना कि हिंदू मुस्लिम बिल्कुल खत्म हो गया, तो इससे मैं थोड़ा नहीं सहमत बिल्कुल नहीं खत्म हूँ इन नहीं, सारी थोड़ा चीजों। सा चेंज जो है राजनीति में इसीलिए नहीं ला नहीं, रहे हैं। देखिए चेंज इसीलिए ला रहे हैं कि थोड़ा सा यादव के सामने एक समीकरण बदला जाए। उनको एक चीज समझ में आ रही कि जिस तरीके से पिछले दिनों अखिलेश ने सारी चीजों को लेकर के मामला दिखाया है, चाहे वो गठबंधन के अंदर ही सही, कांग्रेस और इनका मिला करके, जिसकी बहुत बड़ी कीमत जो है भाजपा को चुकानी पड़ी। जो 400 पार का एक नारा दिया था उन्होंने, उसके अंदर सबसे बड़ी जो डंक लगी है, मुझे लगता है वो उत्तर प्रदेश से ही लगी है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये समीकरण जो है बिठाया जा रहा है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि ये खतरा जो है वो सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन आगे चल के आप देखेंगे ना कि ठाकुर प्लस हिंदू कॉम्बिनेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, ये सारी चीजों को लेकर के एक समीकरण धीरे धीरे बिठा करके एक प्रेशर टेक्निक है, मुझे लगता है, जो आदित्यनाथ पे बनाई जाएगी। और इन सारी कुर्मी अध्यक्ष का मतलब ही साफ तौर पर ये है कि ओबीसी को पूरी तरीके से, थर्ड सबसे बड़ी ओबीसी के अंदर ये कास्ट मानी जाती है, तो इसलिए इन सारी चीजों का समीकरण बिठा करके एक प्रेशर टैक्टिक है। और वहीं उसके साथ के अंदर जो विपक्ष है उसके ऊपर भी एक तरीके से कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। तो ये साफ है आने वाले दिनों के अंदर कि जिस तरीके से दिनेश जी ने भी कहा कि 2027 को ज्यादा वक्त नहीं है, तो ये रणनीति अभी से ही बनाने की कोशिश की जा रही है। बाकी सारे क्षेत्र जहां उनको चाहिए वो सारे क्षेत्र में तो वो अब लगभग इलेक्शन कमीशन की मदद से सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। वो जितना उन्हें कामयाबी हासिल करनी है, मुझे लगता है बहुत हद तक वो कामयाब हो भी चुके हैं। तो अभी एक समीकरण एक ऐसा है कि जिसको लेकर के कल यादव के सामने, यादव मुस्लिम वाला जो समीकरण बना है उसके सामने अगर कुर्मी बैठते हैं, इससे पहले कुर्मियों की बात करें, ओबीसी की बात करें, तो सबसे पहले वो कांग्रेस के वोटर्स हुआ करते थे, उसके बाद में हमने देखा सपा के। अब बीजेपी चाह रही है किसी तरीके से ये एक बड़ा वोट बैंक जो है वो अपनी तरफ किया जाए कि आने वाले 2027 के अंदर उसका फायदा पूरी तरीके से उठाया जा सके। मानसिक हम्म। इकबाल सर, आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति कर रही है उसमें पंकज चौधरी की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर हमने देखा है योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से वोटर्स को एक तरह से नहीं, अब घुसपैठिया भी मुद्दा है, राम मंदिर भी मुद्दा है, मतलब जिस तरह के मुद्दे चले हैं और जिस तरह के व्यक्ति हैं पंकज चौधरी, मतलब बहुत ज्यादा
एग्रेसिव उनका नेचर नहीं लगता है, तो वो क्या उस चीज में फिट हो पाएंगे? देखिए, आप सभी जगह का देखिए, मुझसे ज़्यादा दिनेश जी भी बताएँगे कि एग्रेसिव और जो अपने मन की करे वैसा तो अध्यक्ष ना ही मुख्यमंत्री बीजेपी की आलाकमान को चाहिए। आदमी तो वो चाहिए जो हर तरीके से हाँ, जी सरकार करे। हाँ बोले। तो या नितिन गडकरी जैसे लोगों को नहीं लाएँगे वो। हम्म। और यही एक कारण है कि देखो पिछले दिनों हमने जिस तरीके से राजनाथ जी को भी गुणगान करते देखा गुजरात का, तो ये हम्म। साफ संकेत है इन सारी चीज़ों को लेकर के कि अब हर कोई ये मानने लगा है कि अब कुछ वक़्त तो गुजरात हम्म। लॉबी को मानना पड़ेगा, चाहे उसके अंदर आरएसएस के अध्यक्ष ही क्यों ना हो। तो ये सारी चीज़ें जो झुकाव जिस तरीके से झुक रहा है, वो ये साफ संकेत दे रहा है कि उन्हें ये सारी चीज़ों को मैनेज करने वाला नहीं, बल्कि उनके इशारों पर काम करने वाला, उनकी सारी चीज़ों को उन तक पहुँचाने के लिए अध्यक्ष की ज़रूरत है। तो इसीलिए पंकज जी को वो जानते हैं कि नर्म स्वभाव के और वो शांत स्वभाव के लोग हैं। मुझे लगता है शायद यही एक वजह उनकी जीत की ये भी है। दूसरा कुर्मी समाज से आते हैं, बहुत बड़ा वोट बैंक है। तो इन सारी ही चीज़ों का जो समीकरण है वो परफेक्ट उनमें बैठता है जिसको लेकर के उन्हें अध्यक्ष अच्छा, निर्विरोध क्या मुझे लगता है तैयारी कि पहले से घोषित थी? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि देखिए, भारतीय जनता मोदी जी के दिमाग में बहुत पहले से उनका नाम था। 2023 में तो अचानक उनके घर भी चले गए थे। क्या ये तैयारी बहुत पहले से कर रखी गई थी कि इन्हीं को चुना जाना है, या फिर बहुत पहले से निगाह में थे ये? नहीं, ये बहुत पहले से तो नहीं, लेकिन हाँ, पिछले कुछ दिनों से ये नाम चर्चा में ज़रूर आया था। अलग-अलग जिस तरीके से मैंने नाम बताए आपको, सारे ही नाम चल रहे थे। हम्म। लेकिन लगभग जितने ही पैनल्स पे बैठने वाले जानकार हैं, ये मान रहे थे कि पंकज चौधरी जो है वो पहले पसंद होंगे। उसकी वजह हम्म। ये है कि उनकी नज़दीक भी काफ़ी है और अ, गुड बुक्स के अंदर है, तो इसलिए ये हम्म। माना जा रहा था कि पंकज चौधरी जो है वो पहली चॉइस होंगे।